वेलकम बैक इन स्टडी 100। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है 3.1 के। बाकी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको उन्हें देख लेना है। इसके बाद आकर हमारी इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम बचे हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर है 3.1 का। तो इसमें एक बात है, जैसे कि पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं जो उदाहरण 4 और उदाहरण 5 में थे। आई होप जो मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट वीडियोस में वो आपने कर लिया होगा, और जो नोट्स हैं आपको, जो उसके आंसर्स हैं, सब पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही गए होंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सभी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियोस में देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम 6 का फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इधर इक्वल का साइन है, अगर इधर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है, यानी कि इसकी एक तरह से तुलना कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इसका एड्रेस है इसका एड्रेस हो जाता है, यानी कि अगर ये जो इस एड्रेस की चीज है इस एड्रेस की चीज के बराबर होगी, कह रहे हैं इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वल का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं तुलना करने पर ये सेम टू सेम उस वे में है जिस वे में आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको आंसर इसी वे में लिखना पड़ेगा, पूरा अच्छे से डिटेलिंग के साथ की तुलना करने पर क्या है, कौन सी चीजें कहाँ है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन है, मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इसे पहले ही कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम तुलना करके देखते हैं। तुलना करने पर हम देख लेते हैं, पेपर में आपको एग्जाम जब आप देंगे तो आपको पूरी तरह से इसी तरह लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कभी नंबर देगा तो आप एकदम अच्छे से लिखेंगे। फिलहाल ये तो आएगा अधिक से अधिक 2 नंबर से, तो ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को पी और ये बराबर होगी, तो जेड इक्वल टू बी हो जाएगा और एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू उसकी ड्यूटी है, यही आपके आंसर है। तो आपको परेशान की जरूरत नहीं, काफी ज्यादा क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं यहाँ। ये थोड़ा सा हल्का सा आपको लंबा खींचेगा, क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम समीकरण वाले देख लिए थे, सेम टू सेम वही है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुलना करने पर, और हाँ, आप लोगों को वीडियो शेयर जरूर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा कंटेंट आता ही जाएगा, उतना ही जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि उससे हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। चलिए देख लेते हैं। x + y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे तुलना करें तो ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर होगी, 6 है ना। जैसे इस ये 2 जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आखिरी में अगर इक्वल लिखा हुआ है तो उसके जो अवयव है वो सेम होंगे। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको ये पूरी जो है तो पूरी चीजें अच्छी तरह से पिछली वीडियोस में समझा चुका है, इसलिए उतना ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे। फिर समीकरण 1 है और इसमें हम देख लेते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे। चलिए मान लेते हैं इसको 6 - y, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम। फिर आप देख लेते हैं आप क्या आगे है, 5 + z इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। इसको जो है तो आप समीकरण 3 दे दीजिए। अच्छा, ये है जब समीकरण 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जो तो हमेशा समीकरण देते रहना है, तो क्या पता कौन सी चीज का कब आगे जरूरत पड़ जाए, इसलिए आपको वहां लिखने में आसानी हो, आपको पूरा समीकरण फिर से ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग उसके नाम दे देते हैं। जिसके बाद उस नंबर को हम लिख के नाम बता के सीधे जो टीचर होता है एग्जाम में जब लिखते हैं तो एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ से आई है, ठीक है ना। तो जब हम इसको चीज ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 - 5 तो z इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमें z की वैल्यू मिल चुकी है, तो z की वैल्यू क्या है, 0। आप देख लेते हैं आप से एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 8। ये है हमारा समीकरण 4। आप देखिए, अब यहाँ से हम समीकरण 3 से समीकरण 4 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप यहाँ 22 की वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं इस जगह पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर सेम आने वाला है। आपने 10th में बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने ये सब कुछ सीखा हुआ है। तो चलिए इसके आगे की चीजों में देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम समीकरण किससे, 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 से मान रखते हैं, समीकरण 2। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट। समीकरण 2 व 4 से, ठीक है ना, इसको हम देख लेते हैं, समीकरण 2 व 4। एक चीज और आप कमेंट करके जरूर बताना क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। समीकरण 2 व 4 से तो इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे x की वैल्यू इधर रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 माइनस बाई इक्वल टू बाई इंटू 8 इक्वल टू 8, सॉरी। तो इसको देखते हैं, अभी इसका इधर इंटू कर देते हैं, 6 बाई माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इधर हमें मालूम है, अब इधर आपको क्या दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपने 11th में इस तरह काफी चीजों की। इधर आपको क्या दिख रहा है, आपको जो है तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि इधर द्विघात समीकरण बनेगा और उससे हल होगा। तो हम इसको द्विघात समीकरण, इसको हमें बनाना है। तो आपको मालूम है कि ये बाई जो स्क्वायर वाली चीज है, द्विघात जो स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा 6 बाई, और ये इस वाली चीज को इधर लाएंगे तो 8, और इधर आ जाएगा 0। अब ये बताइए, अब द्विघात समीकरण सही है या गलत, क्या ये बन गया है, हम इसको तोड़ें और इसका आंसर लाएं। तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको मालूम है हमने 10th में जब ये द्विघात वाली मतलब प्रश्नावली आई थी, तभी हमने पहले प्रश्नावली में ये सीखे था कि इनमें से कौन सा द्विघात इस प्रकार के क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा द्विघात है, कौन सा नहीं है, कौन सा सही बहुपद समीकरण है, सही। तो ये जो है, तो जब द्विघात समीकरण हमेशा याद रखें, तो स्टार्टिंग में माइनस लगा हुआ है, तो द्विघात समीकरण सही नहीं है, आपको यहाँ प्लस करना होगा। तो यहाँ प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज हम कर सकते हैं, जो कि है, एक सेकंड आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसके बाद हम वापस बताते हैं। तो इसके आगे का हम उधर इरेज करके लगाएंगे सवाल, ठीक है ना। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको इरेज करके लिखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका हमने इरेज कर दिया है। मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको हमेशा अपने सामने बुक रखनी है हमारी क्लासेस से पढ़ते हुए, और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आपको वीडियोस पहले सवाल को अच्छे समझ ले रहे हैं, अगर आपसे बन रहा है तो आप हमसे पहले लगाइए, नहीं तो आप हमारे साथ लगाइए, हमारे लगाने के बाद लगाइए, लेकिन आप लगाइए जरूर, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैं जैसे हम कहा थे कि इसको मगर माइनस है यहाँ पे, तो उसको हम प्लस कैसे करेंगे। आप सभी को मालूम है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। -1 का मल्टीप्लाई करने का, -1 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे -1 का जब गुणा होगा तो y स्क्वायर -6y और +8 हो जाएगा। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी है, आप लोगों को मेरे से पहले करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y 2y + 8, ठीक है ना। अब आपको तो ये मालूम है ना कैसे हल किए हैं, क्योंकि अगर ना मालूम हो तो कमेंट कर दीजिए, कोई समझा देंगे, नहीं तो आप 10th की वीडियोस में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि इसको समझाते बैठेंगे तो हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा इस तरह की चीजों को। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया y -4, फिर -2, इधर y -4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहली चीज आ गई y -2, ये आ गया y -4, ठीक है। इन दोनों को 0 के इक्वल करना है, इसके सेम सेम मैंने लिख दिया, बस लिखना तो अलग अलग है। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस आ चुके हैं, एक बार जब y 2 के बराबर हो, एक बार y का 4 के बराबर हो। तो यहाँ पे हम केस 1 देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। केस फर्स्ट में क्या है, y -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y को अगर इधर लाएं, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और तब हमारे पास y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और उस कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू क्या था, 6 - y। ये समीकरण 2 था, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर रिप्लेस कर दिया समीकरण 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 - 2, x इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये केस फर्स्ट है। अगर केस फर्स्ट में हम क्या, अगर y बराबर 2 हो तो x बराबर 4 आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या है, अगर हम y बराबर -4 लें तो y बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। y -4 बराबर 0 लें तो y बराबर 4 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे समीकरण 2 से ठीक है ना वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की। तो समीकरण 2 क्या था, x इक्वल टू y 6 माइनस y, x इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2। तब हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ी जगह करना। तो अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू आई हमारे पास 0, और अगर हमारे पास y 2 है, ठीक है ना, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 4 है। और अगर हमारे पास y 4 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2 है। ये आपका आंसर है उसका, पूरा अच्छे से देख लें और फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां आपकी दिक्कत हो उस जगह में आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है ना। तो हम 6 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 6 का थर्ड पार्ट है। तो अब इसके आंसर हम बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी है, इसको डायरेक्ट मैं करता जाता हूँ, बस आपको देखते जाना है। आपके सब समझ में आ रहा होगा पहले से ही। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। फिर अगर x प्लस जेड की बात करें तो 5, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। y प्लस जेड की बात करें, ये हो गया समीकरण 3 हमारा। अब यहाँ पे x y z की वैल्यू रख के हम इसमें पता लगाएंगे। अब यहाँ पे से z तीनों में कॉमन है ना, z। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं समीकरण 2 से सबसे पहले, जहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x की। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस जेड, और तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस जेड, और ये हो गया हमारा समीकरण 4, और ये हो गया हमारा समीकरण 5, ठीक है। अब समीकरण 1 में x व y का मान रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पे रख देते हैं x और y का मान क्या है, 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 9। अब इसको आपको यहाँ से एक जेड से पहले इसको खोल लेते हैं तो आपको समझने में इजी होगा। एक जेड से एक जेड कैंसिल हो चुका है, और ये हम इसको अगर प्लस करेंगे तो 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9, माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 12, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस जेड इज इक्वल टू 12 माइनस 3, जेड इज इक्वल टू 3। हमारे पास यहाँ पे जेड की वैल्यू आ चुकी है 3, ठीक है ना। हम इसका मान जो है तो हम समीकरण 4 में रख के और समीकरण 5 में रख के एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस जेड। तो एक्स इज इक्वल टू जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और सेम इस तरह से हम वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 5 से वाई का मान रखेंगे 7 माइनस जेड, वाई इक्वल टू 7, इधर जेड की वैल्यू लिख देंगे, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सबके आंसर आ चुके हैं। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। हमारे पास यहाँ पे सबकी वैल्यू में जो भी है, जेड की 3, एक्स की 2 और वाई की 4, ठीक है ना। आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि लास्ट में उसमें भी समीकरण था। और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, वो भी समीकरण 7 देख लेते हैं। इसके बाद 8, 9, 10 जो कि ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा इजी है, चलिए देख लेते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तुलना करने पर ये सवाल है, ठीक है ना। आप सब, अब इतना मैं आपको पिछले 3 क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ, 4-5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी। तो बाकी आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी कराऊंगा, हमारे पास टाइम भी कम बचा हुआ है, तो टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। तो इसको हम कर देते हैं जल्दी से जल्दी, आज प्रश्नावली खत्म, ताकि कल हम 3-2 में आ जाएं और जल्दी से जल्दी चैप्टर 3 खत्म करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम चैप्टर आराम से खत्म करेंगे, पहला चैप्टर धीरे, फिर बाद के चैप्टर तेजी के साथ। तो इतना करने के बाद, इतना तो आई होप आप सभी कर लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इजी चीज है। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 3 में जो है, तो समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पे विलोपन विधि से कर रहे हैं। हमने यहाँ प्रतिस्थापन विधि से काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो कुछ बच्चों ने बोला था पिछले वीडियो में कि विलोपन से एक आपको बता दीजिए, तो विलोपन विधि से हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसका। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0,
और समीकरण एक क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, यहाँ पे आ नहीं रहा तो हम इधर अगले पेज में घटा देते हैं, माइनस बी इक्वल टू 0 और a माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है ना, अब इसको घटाना है तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। विलोपन विधि आप सभी को मालूम ही होगी कैसे हल करते हैं, तो इसको भी उसी तरह हल करेंगे। तो यहाँ पे a और ये हो जाएगा कट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है ना, a की वैल्यू आ चुकी है 1। अब अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से तो एक क्या है समीकरण, a माइनस बी इक्वल टू -1। a की वैल्यू है 1 माइनस बी इक्वल टू -1, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू -1 माइनस बी इक्वल टू -2 और फिर बी इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, b बराबर 2। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए सभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सीधे सीधे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो समीकरण 2 से c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2a प्लस c इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 है। अब हमारे पास a की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है कि 1 है, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, c इक्वल टू 5 और इसको अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। हमारे पास क्या हो गया, c की वैल्यू आ गई है 3 और सेम वे में हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। हमारे पास समीकरण 4 से देख लेते हैं, तो 3c प्लस d इक्वल टू 30। c की वैल्यू हमारे पास 3 और प्लस d इक्वल टू 13। यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, सभी को मालूम है 9 पर d इक्वल टू 13। 9 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में, d इक्वल टू 13 माइनस 9 तो d हो जाएगा हमारे पास 4। हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 4। यहाँ पे हमारे पास सारी चीजों की वैल्यू आ चुकी है, a1 d2 c3 और d4। ठीक है ना, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं जो हमारे तीन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 8वां 9वां और 10वां। इसमें से 10वां जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है। इसमें आप अगर आपने क्वेश्चन हल करने की ट्राई किया होगा और आप भी हमारे तरह परेशान रहे होंगे काफी देर तक, तो आपको ये क्वेश्चन जानने के बाद सबसे ज्यादा हैरानी होने वाली है। ये हम अब 8th नंबर देख लेते हैं। 8th नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, हमारे पास ये दिया है, ये बराबर Lij m एक वर्ग आप दिया है। यदि अब यदि क्या आगे हमें लिखना है इसमें से क्या है, ठीक है ना, तो ये सभी को मालूम है कि वर्गात्मक कोट बराबर होती है, यानी कि जो अगर वर्गात्मक हमेशा ऐसा होता है जिसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, यानी स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। और Aij का मतलब, तो Aij जो छोड़ी कोट लिखेंगे, कोट का मतलब इसका मतलब है कि जो m की संख्या होगी, अगर यदि वर्गात्मक है वर्गात्मक तो वही n की भी संख्या होगी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, क्या m जो है तो n से छोटा है, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। m बड़ा है m से, ये भी नहीं हो सकता। m इक्वल है, यानी कि ये सही है क्योंकि जो पंक्ति है वो बराबर है इसके स्तंभ की। तो ये काफी ज्यादा इजी था, आई होप आप सभी ने आसानी से लगा लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा, क्योंकि हम लोग जो है वो जल्दीबाजी में कुछ भी लगा देते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्न युग्म समान है। ठीक है ना, यानी कि x और y के मान, तो ऐसे कौन से मान है जिसमें दोनों समान, तो इसको हल करना पड़ेगा हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं, ये अगर दिया हुआ है समान दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब इक्वल, अगर बराबर होंगे किन मानों के लिए तो निकालने के लिए तो हमें बराबर करना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/3 और -7/3 कहीं दिख रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है अभी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से 5 इज इक्वल टू y -2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, इसको y का 7 देख के आपको टिक नहीं मार देने, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आ गया उसको देख के टिक मार देते हैं। मैं तो ऐसा ही किया हूँ कई बार पेपरों में, तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसा करते होंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। फिर अगला मान निकाल लेते हैं y+1 और हमारे पास है 8, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7। फिर से नहीं लगा देना है कि आप सोचे कि यहाँ भी y की वैल्यू सेम है, वहां भी y की वैल्यू सेम है, फिर भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास अभी x की वैल्यू निकालनी बाकी है।
तो इसको भी देख लेते हैं। 3x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू 2, और यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस 3, x इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी कि जो ये x की वैल्यू अलग है और ये x की वैल्यू अलग है, सॉरी यहाँ पे अपॉन में आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा -2/3। यहाँ पे आपको x की वैल्यू आएगी -2/3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे ये मिल रही है और यहाँ पे x की वैल्यू ये मिल रही है, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब इसका आंसर जो है तो बी नंबर संभव है, यानी कि याद करना संभव नहीं, याद करना संभव नहीं है, ठीक है ना। अब हम 10th नंबर देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलिए उसको। तो आज की इस वीडियो और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी है, ट्रिकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आरबीयू का है ही नहीं। आप आरबीयू से अगर हल कर रहे होंगे तो आप भी परेशान होंगे। लास्ट टाइम जब नेटवर्क में था तो मतलब जब मैं हल कर रहा था तो कसम से मेरे को इसमें लगभग 40 से 45 मिनट मैंने अपना दिमाग खराब किया, और फिर लास्ट में जाके मेरे को पता चला कि आरबीयू का क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन है 11th में आपने क्रमचय और संचय पढ़ा है उसका। तो हाँ, तो आरबीयू वाला दिमाग अगर आप लगा रहे होंगे तो वो गलत है। देख लेते हैं कैसे। 3 गुणे 3 कोड का आरबीयू है, यानी हमारे पास यहाँ 3 रो, 1 रो 3 और 3 स्तंभ है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम इस वे में। और यहाँ पे हमें पुट क्या करना है, 0 या 1। तो 0 आपका ये आपकी किसी भी तरह से हो सकता है, पूरा 0 0 हो सकता है, या फिर कहीं 1 भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 1 हो, 1 1 हो, कहीं 0 हो, कहीं 1 हो, 0 हो, 1 हो, 0 हो, या फिर पूरा 1 1 हो सकता है, या फिर कहीं पूरा 0 0 हो सकता है, ठीक है ना। आंकड़े या फिर ऐसे भी हो सकता है। इसमें कितनी प्रविष्टियां, मतलब कितनी संख्या होगी आपकी, यही ये निकालता है। तो इसमें आप एक बात नोटिस करें, इसमें हमारे पास 2 हैं। हम वैसे मैंने आपको कैसे बताया क्रमचय और संचय, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक स्थान पर हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हैं। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज आ सकती होंगी, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या 0 आएगा या फिर 1 आएगा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, या फिर 0 आएगा 1 आएगा। यानी कि हमारे पास 2 से ज्यादा ऑप्शन नहीं है एक जगह पे। और हमने पिछली क्लास में यानी 11th में क्रमचय संचय में क्या पढ़ा था कि जब हम ऐसे बॉक्स बनाकर भरते थे, यहाँ पे 2 संख्याएं आएंगी, यहाँ पे 3 संख्याएं आएंगी, यहाँ पे 4 संख्याएं आएंगी, उस तरह से बिल्कुल सेम वे में करना है। हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो हम इसको 2 मतलब किस भी संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कितनी बार, 9 बार, जैसा कि हमने क्रमचय और संचय में किया था। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 2 की घात क्या है, 9, और ये क्या होता है 512, यानी तुम्हारा राइट आंसर है डी 512, ठीक है ना। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है, इससे ज्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है और मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे कि क्रमचय संचय क्या है। इससे ज्यादा अगर आपको समझना है तो 11th क्लास की वीडियोस देख लीजिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी 10th की क्लासेस 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। आप जो मतलब आप तो 12th के हैं, जो आपके छोटे भाई बहन है, आपके दोस्त के भाई बहन है, फिर जो आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, उन्हें बता दीजिएगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।